प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन लाइव समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। झांसी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। झांसी में आज 1 करोड़ 2 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद और लाभार्थियों को योजनाओं के तहत सहायता भी प्रदान की गई। बुंदेलखंड की राजधानी के रूप में जो जाना जाता है, झांसी से प्रारंभ हुआ है और एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया और जो आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में वृक्षारोपण करके 35 करोड़ कम से कम संख्या में वृक्ष लगाए जाएंगे। 9 वर्षों में 240 करोड़ वृक्ष लगाए जा चुके हैं और आज 35 करोड़ पूरे होने के बाद ये 275 करोड़ की संख्या में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से यह वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम चल रहा है। सफल है, सबका सहयोग है और सभी प्रदेशवासियों से अपील है, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, उसको बचाएं, उसकी रक्षा करें। अभी बात कर लेंगे। वहीं अमेठी में वृहद वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने तिलोई तहसील क्षेत्र के वन क्षेत्र में पहुंचकर पौधारोपण किया। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम से एक पेड़ जरूर लगाए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने को जरूरी बताया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी पौधे वितरित किए गए। शुरू से देखा जाए तो आप जब से अमेठी आए हुए हैं, यहाँ पर वृक्षों की लगवाने की बात की जाए तो लगातार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऐसे में वृक्ष महायज्ञ की शुरुआत की गई है। जनपद में क्या लक्ष्य और कितने वृक्ष अभी तक लगाए गए? देखिए, मैं आपको बताऊं, गत वर्ष इसी अभियान में हम लोगों ने 45 लाख वृक्ष पूरे जनपद में लगाए थे और लगभग 82% का सर्वाइवल हमने इंश्योर किया। जहां पौधे मर गए थे मौसम के कारण या किसी अन्य कारण से, वहां पुनः उनका पुनर्रोपण किया गया। इस वर्ष इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए कुल 53 लाख पौधे एक साथ पूरे जनपद में आज रोपे जा रहे हैं। 5 लाख के लगभग 4,86,000 पौधे हम लोग 5 जून पर्यावरण दिवस के बाद से लेके अब तक लगातार रोपित कर चुके हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जनपद अमेठी का फॉरेस्ट कवर लगातार बढ़ाया जाए और जिस तरह कुछ प्रांतों और कुछ जनपदों को कंपनसेटरी फॉरेस्ट लगाने के लिए अन्य जनपदों में भूमि तलाशनी पड़ रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि अमेठी के सामने ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मेरा संदेश है कि सिर्फ वृक्ष लगाएं ही नहीं, उसकी परवरिश करें, उसकी सेवा करें और उसे अपने बच्चों की तरह पाल पोष करके बड़ा करें। वृक्ष विकल्प नहीं हो सकते किसी भी चीज का, वृक्ष एक अनिवार्यता है, अतः इसको पूरे मनोयोग के साथ लगाएं। अमेठी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिलाधिकारी संजय चौहान ने एक अनोखी पहल की है। डीएम खुद करीब 100 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर अधिकारियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम स्थल तक लेकर पहुंचे। उन्होंने नोडल अधिकारी, सीडीओ और एसपी को एक ही वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचाया। डीएम ने बताया कि पर्यावरण दिवस से अब तक जिले में लाखों पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पर्यावरण बचाने के लिए सभी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। वहीं बांदा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी फर्मों के नाम पर खाते खुलवाकर ठगी की रकम ट्रांसफर कराते थे। गिरोह मोबाइल हैक करने वाली एपीके फाइल और अन्य सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, लैपटॉप और वाहन बरामद किए हैं। साइबर क्राइम पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की है। मैम, आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको आयोजित की? आदरणीय डीजीपी सर और साइबर मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए एक संगठित साइबर गिरोह को जनपद बांदा के साइबर थाना में 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए उसका पर्दाफाश किया है। इस गिरोह को पकड़ने में साइबर थाना पुलिस के साथ साथ थाना कोतवाली नगर की टीम और एसओजी द्वारा भी कार्रवाई की गई थी। इस गिरोह का मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार का था कि जिन लोगों को पैसों की आवश्यकता होती थी या जैसे कुछ लोग जो कर्जे में डूबे होते हैं, उन लोगों को बहला फुसलाकर
उनके पैन, एटीएम, पासबुक, नेट बैंकिंग रिलेटेड डिटेल, सिम कार्ड अपने कब्जे में कर लेते थे और फिर उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाकर उन बैंक अकाउंट्स का उपयोग वे साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के आदान प्रदान के लिए करते थे। साथ ही कई एपीके और गेमिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के माध्यम से वे फोन्स को हैक करके लोगों के साथ साइबर ठगी जैसे अपराध को कारित करते थे। इस संगठित गिरोह का जो कि इंटर स्टेट ऑपरेट करता था, इसके 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें से कई अभियुक्तों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर 100 से अधिक कंप्लेंट्स भी पाई गई है, जिस पर जांच चल रही है। इनसे रिकवरी भी की गई है, लगभग 53,000 रुपए की रिकवरी, एक 4 पहिया वाहन बोलेरो जिसका उपयोग ये करते थे क्राइम को करने में, और एक लैपटॉप, 6 एटीएम कार्ड, एक चेकबुक और एक पैन कार्ड की बरामदगी भी इन लोगों से की गई है। इनके साथ काम करने वाले अन्य अभियुक्तों की तलाश भी जारी है और उसके लिए साइबर थाना टीम गठित कर दी गई है ताकि इनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र हो पाए। इन 9 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और क्योंकि इस संगठित गिरोह को पकड़ने में काफी मेहनत भी की गई है, इसीलिए आदरणीय पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा द्वारा इस टीम को जिसने इनकी गिरफ्तारी की है और इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, उन्हें नकद पुरस्कार भी प्रदान किया है इनका उत्साहवर्धन करने के लिए। साथ ही इसमें स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूंगी इंस्पेक्टर सुखराम, एसआई प्रदीप और एसआई आकाश का, जिन्होंने काफी मेहनत इस मैम अब तक लगभग उन्होंने कितने लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया होगा? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरह इनकी एनसीआरपी की कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, काफी लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है और बाकी की हम जांच करें कि कितने इनके विक्टिम्स हैं और कौन कौन लोग इनके साथ ऑपरेट करते हुए इस क्राइम को कारित करते हैं। कहाँ से कैश वगैरह ये लोग करते थे, कौन सी कंपनी उनका सपोर्ट कर रही थी, उससे कुछ जानकारी? कई इलीगल फर्म्स के नाम से इन्होंने बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे, तो उसकी भी फर्जीवाड़ा कितने फर्जी है कितने सही है उसकी पर भी जांच की जा रही है और आगे इन्वेस्टिगेशन में सारी जांच खुल जाएगी। वहीं नोएडा एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरोप है कि आरोपी खुद को प्रतिष्ठित एविएशन कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को फोन करते थे और नौकरी के नाम पर अलग अलग चरणों में पैसे वसूलते थे। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाकर फर्जी नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए ठगी करता था। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, किस तरीके से लोगों से ठगी करते थे और क्या झांसा देते थे जॉब के लिए? देखिए, 7 जुलाई से पूरे प्रदेश में पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में साइबर क्राइम एवं क्रिमिनल्स के विरुद्ध ऑपरेशन साइवज्र चल रहा है और उसी के अंतर्गत नोएडा जोन में भी लगभग 1300 संदिग्ध खाते, म्यूल अकाउंट की जानकारी प्राप्त हुई थी, संदिग्ध IMEI नंबर एवं मोबाइल नंबर की जानकारी हुई थी, जिसमें कि सभी हमारी टीम लगातार कार्य करते हुए और उसको वेरीफाई कर रही थी, जिसमें एक रेड जोन जो चिन्हित हुआ था उसी में जब काम करते हुए और उसको जीरो डाउन किया गया तो एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें आज कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये एक फर्जी कॉल सेंटर और जॉब देने के नाम पर जेट एयरवेज कंपनी में, स्पाइस जेट कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे थे और उनसे अपने अकाउंट में, जो कि इनके द्वारा म्यूल अकाउंट के रूप में खोले गए थे, उसमें ये करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे थे। और इनके जो मोबाइल नंबर हैं, इनके जो इनका बैंक अकाउंट है, उसके संबंध में पूर्व में एनसीआरपी पोर्टल में लगभग 20 शिकायतें पूर्व से दर्ज हैं और आज इन 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 व्यक्ति जो हैं, जो सुदेश सिंह और ब्रजेश भदौरिया, ये दोनों सगे भाई हैं और एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो म्यूल अकाउंट के लिए जो संबंधित और आवश्यक दस्तावेज हैं वो प्रोवाइड कराता था और एक गिरफ्तार व्यक्ति जिसका नाम संदीप कुमार तिवारी है, वो पूर्व में स्पाइस जेट कंपनी में काम कर चुका है और इसलिए उसको वहाँ के कार्य करने की जानकारी थी। तो ये सभी मिलकर के एक फर्जीवाड़ा करते हुए एक साइबर धोखाधड़ी लोगों के साथ कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में जो रकम है वो प्रतिदिन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा रहे थे। ये लोगों से संपर्क कैसे करते थे और किस तरह की नौकरी दिलवाने की बात करते थे? देखिए, जो एयरलाइंस में जो ग्राउंड स्टाफ होता है, असिस्टेंट होते हैं, उसकी नौकरी के लिए ये लोगों को करते थे और जहां तक डेटा की बात है वो quicker.com के माध्यम से या अन्य वेबसाइट के माध्यम से ये लोगों के मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह उनकी जानकारी कर लिया करते थे। इसके पश्चात ये कॉल करते थे और जो लोग अपना इंटरेस्ट शो करते थे उनको ये फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया करते थे। थैंक यू।
वहीं मेरठ पुलिस ने साइबर ठगी से अर्जित की गई करोड़ों रुपए की संपत्ति पर बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी अलाउद्दीन की करीब 2.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क कर दी है। पुलिस के अनुसार ये संपत्ति साइबर अपराध से कमाई गई रकम से बनाई गई थी। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने मौके पर मुनादी कराई और संपत्ति जब्ती के नोटिस भी चस्पा किए। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों का लगातार कार्यवाही जारी है। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। जगह की कमी को देखते हुए फ्लाईओवर के डिजाइन में बदलाव किया गया है। अब 3 लेन के 2 स्तर वाले 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में जाम की समस्या कम होने और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं फिरोजाबाद में मासूम बच्चे की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को लेकर जेल प्रशासन सतर्क है। जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी मानसिक तनाव में रहा और जेल में किसी से भी बातचीत नहीं की। मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी के पास आगे अपील के विकल्प मौजूद है। वहीं गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि बच्ची को लालच देकर निर्माणाधीन मॉल के अंदर ले जाया गया और उसके साथ दरिंदगी की गई। बाद में बच्ची का शव बेसमेंट में बरामद हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही कर रही है। वहीं लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। वहीं कानपुर के एक होटल में युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों फतेहपुर और उन्नाव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। होटल के कमरे में दोनों बेहोशी की हालत में मिले थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। 4 डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की असली वजह रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के शक्ति प्रदर्शन ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों गाड़ियां और दूसरी तरफ एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे, नौकरी पेशा लोग और आम नागरिक घंटों जाम में फंसे रहे। सवाल बड़ा है, क्या राजनीतिक ताकत दिखाने की कीमत हमेशा जनता ही चुकाएगी? भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के स्वागत में रविवार को लखनऊ की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कार्यालय तक निकाले गए करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में हजारों कार्यकर्ता और सैकड़ों वाहन शामिल हुए। रोड शो का सबसे ज्यादा असर राजधानी के व्यस्त 1090 चौराहे पर दिखाई दिया। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक रेंगता रहा और पूरा इलाका जाम की चपेट में आ गया। जाम में स्कूली बच्चे, मरीजों को अस्पताल ले जा रहे परिजन, नौकरी पेशा लोग और दूसरे वाहन चालक भी फंस गए। तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई हैं। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के लिए आम जनता को इस तरह की परेशानी झेलना जरूरी है? क्या वीआईपी संस्कृति के नाम पर जनता की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी? रोड शो खत्म हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कई सवाल। क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा या फिर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का बोझ आम जनता को ही उठाना पड़ेगा? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।